हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से देवकिया इसके द्वारा जो आगामी परीक्षाएं हैं, आपकी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, उसके बाद भी जो अन्य एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको यहाँ पे हिंदी क्लास मिलेगी और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको यहाँ पे उत्तराखंड की आपको क्लास मिलेगी और संडे को आपका पूरा वीक में जितना भी आपका करंट अफेयर हुआ है वो सभी मतलब कलेक्ट करके आपको वहाँ पे एक साथ में आपको वीकली आपको करंट अफेयर आपको वीडियो आपको संडे को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे पहले ही बताता हूँ, जो ये सीरीज आज से चल रही है ये पूरी डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है देन तभी ये सीरीज आपकी जो है आगे चलेगी, वरना फिर इसको चला करके ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, देखिए अब ये आपको पसंद आती है नहीं आती है उसका हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आज हमारी ये पहली वीडियो है। तो आपको अगर ये पसंद आती है तो सिंपली इसमें हम एक एम रखते हैं, इसमें आपको यहाँ पे 50 आपको इसमें लाइक करने हैं। ठीक है, 50 आपको इसमें लाइक करने, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 आपको इसमें लाइक करने हैं और 25 आपको इसमें शेयर करने हैं। मैं मानता हूं कि लगभग 25 लोग तो आप इस वीडियो को आप देखोगे। ठीक है, तो मैं मानता हूं आपके अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसको शेयर करना है। अगर आप इसको शेयर करते हैं और इसको आप लाइक करते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको जो है ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके साथ में ही आप एक छोटा सा काम और कर देना, वीडियो में जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको कमी आ रही है, वीडियो आपको मतलब अपनी प्रतिक्रिया आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से दे देनी है। ठीक है, अगर इतना काम आप कर देते हैं तो आपका और हमारा साथ बना रहेगा और मैं आपकी जो तैयारी है वो उस लेवल पे आपको करा के दूंगा कि जिस लेवल पे आपको फिर लगेगा कि जितना मैंने यहाँ पे टाइम दिया है वो टाइम आपका व्यर्थ रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज का आज हम पहला लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज आपका बृहस्पतिवार है तो हम आप उत्तराखंड की आपको यहाँ पे क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की जब मैं बात करता हूँ तो जो उसका पहला अध्याय है, ठीक है, उत्तराखंड में हमने यहाँ पे परीक्षा वाणी को हमने बेस बनाया है और हिंदी में आपको यहाँ पे जो आदित्य पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है, बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, उसको हमने बेस बनाया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ जो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बेस जो रहेगा आपका उन्हीं किताबों से आपका रहेगा। ठीक है, देखिए आपके जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उसका अध्याय 1 जो है वो तो उसमें आपके यहाँ पे ए से लेकर जेड तक के आपके उसमें बहुत सारे टुकड़ों में अलग अलग बातें दे रखी हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 से हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 2 से लेकर के अगर हम यहाँ पे जो 20 अध्याय हैं वो अगर पूरे कर लेते हैं तो आपका ए से लेकर जेड तक का जो पहला अध्याय है वो नॉर्मली आपका सारा हो जाता है। मैं अध्याय 1 को क्या करूंगा, एंड में करूंगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली आप ये वाले अध्याय कर लोगे तो आपको फिर उसको करने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और जो फैक्ट होंगे मैं आपको एंड में आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अध्याय 2 से शुरू करते हैं। अध्याय 2 की जब मैं कहानी शुरू करता हूं तो ये कहानी शुरू होती है, देखिए यहाँ पे आपका जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। इसी चैप्टर को आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये जो आप चैप्टर आपका यहाँ पे वो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए मैं आपको यहाँ पे परीक्षा वाणी और आदित्य पब्लिकेशन तो आपको मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कराऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार मैं आपको कराऊंगा, मतलब इधर उधर की फालतू की बातें इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आज ये पहली वीडियो है इसलिए मैंने आपके यहाँ पे 2-3 मिनट मैंने आपके यहाँ पे ले लिए। देखिए समझिए यहाँ पे जब मैं उत्तराखंड के प्रशासनिक व्यवस्था की मैं बात कर देता हूं तो ये कहानी शुरू होती है राज्य गठन से। ये कहानी शुरू होती है यहाँ पे राज्य गठन से। राज्य के अगर मैं गठन की बात करता हूं तो ये 9 नवंबर 2000 को अपना राज्य बना था। ठीक है, इस दिन हमारा बृहस्पतिवार हमारा इस दिन पड़ा था। ठीक है, मतलब बृहस्पतिवार को हमारे राज्य का हमारा गठन हुआ था। देखिए यहाँ पे जब हमारे राज्य का गठन हुआ था तो हमारा ये राज्य देश के राज्यों के बनने के क्रम में ये हमारा 27वां राज्य था। और हिमालयी राज्य में आप जानते होंगे हिमालय से लगे हुए जो राज्य हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल है, उसके नीचे आपका उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, इधर अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम है। ठीक है, तो ये वाले जो ओवरऑल राज्य हैं इस क्रम में उत्तराखंड अपना जो हिमालयी राज्य था इसमें आपका ये 11वां राज्य था। ठीक है, देखिए अब देखिए जब मैं अध्याय 2 यानी कि शासन, जब मैं यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर देता हूँ या यहाँ पे राज्य के शासन प्रशासन की बात कर देता हूँ तो इसमें 2 शब्द आते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक शब्द आता है आपका यहाँ पे शासन और एक शब्द आता है आपका प्रशासन। ध्यान रखना पे राज्य का अपना जो शासन प्रशासन चलता है, ठीक है, राज्य को जो शासन प्रशासन चलता है वो संविधान का आपका भाग 6, आपको ध्यान रखना है, संविधान के भाग 6 के अकॉर्डिंग चलता है और आर्टिकल इसमें आपका आता है 152 से लेकर के 237। राज्य पूरा सभी देशों का सभी राज्यों का, मतलब केवल उत्तराखंड का नहीं, सभी राज्यों का जो शासन प्रशासन है यानी कि राजनीतिक व्यवस्था है वो आपके यहाँ पे भाग 6 आर्टिकल 152 से लेकर के 237 से ही यहाँ पे आपकी चलती है। देखिए यहाँ पे जब मैं शासन प्रशासन की बात करता हूं तो इसमें 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है इसमें आपका शासन, एक आता है आपका इसमें प्रशासन।
थोड़ा सा बेसिक बातों को समझ लेते हैं। देखिए शासन क्या होता है, एक बात समझना आप, देखिए यहाँ पे शासन में क्या होता है, जो भी लोग इलेक्शन के माध्यम से, ध्यान सुन लेना, जितने भी लोग इलेक्शन के माध्यम से यानी कि वोटिंग के माध्यम से जीत करके किसी पद पे पहुंचते हैं, वो सभी लोग आपके शासन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वो सभी लोग किसके आपके यहाँ पे शासन का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है आपका वार्ड मेंबर से लेकर के, ग्राम प्रधान से लेकर के, बीटीसी से लेकर के, विधायक से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति, जितने भी आपके जो पद हैं, मतलब बेसिकली आपके ग्राम प्रधान से लेकर के गवर्नर तक के जो आपके पद हैं, ये सभी पद आपके किस में आते हैं, आपके यहाँ पे शासन का हिस्सा होते हैं। जो भी इलेक्शन लड़के आपके किसी पद पे पहुंचते हैं, चाहे प्रत्यक्ष आपका जो इलेक्शन है, चाहे आपका वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, ठीक है। तो सर ये प्रशासन में क्या होते हैं, प्रशासन में ध्यान रखना, इसमें वो लोग होते हैं जो लोग कोई सा भी एग्जाम क्रैक करके जाते हैं। ठीक है, जो लोग कोई सा भी एग्जाम क्रैक करके किसी पद पे पहुंचते हैं, वो सभी किसका हिस्सा होता है, आपके प्रशासन का हिस्सा होते हैं। शासन में कौन होते हैं काम पे, जो भी वोटिंग के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम जीत कर किसी पद पे पहुंचते हैं। इसका मतलब प्रशासन में कौन आ गया पे, इसका मतलब प्रशासन में आपका ग्रुप सी से, ग्रुप डी से, ग्रुप सी, ग्रुप बी, यानी कि आपका यहाँ पे ग्रुप ए यानी कि ISPCS, जो भी अधिकारी आपके होते हैं, ठीक है, चपरासी से लेकर के IS तक के जो अधिकारी हैं, उसके ऊपर भी जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो सभी लोग किसका हिस्सा होते हैं, आपके प्रशासन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आपका दुर्भाग्य भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, कि जो अपना प्रशासन है वो शासन के अधीन होता है। प्रशासन जो होता है वो शासन के अधीन होता है। नॉर्मली देखो, हमको इस बात को बोलने में कोई ऐतराज नहीं है कि शासन में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और प्रशासन में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कम पढ़े लोगों के अधीन जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो गांव में जो आपका ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, गांव का जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान जो होता है उसकी सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे हम बोलते हैं BPDO, ठीक है। जो ग्राम प्रधान होता है उसकी सहायता के लिए कौन होता है, BPDO होता है। ग्राम प्रधान जो होता है गांव का अध्यक्ष होता है, और BPDO जो होता है वो गांव का आपका सचिव होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका प्रधान होता है, प्रधान का सचिव कौन होता है, आपका यहाँ पे BPDO होता है। एक बात सुनिए ना, ये सब बातें कथा नहीं है, ये सब बात आपको नोट करनी है, ठीक है। हालांकि आपके पेपर में शायद ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप समझना देखिए पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जब मुझे राज्य का शासन प्रशासन को समझना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जरा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक बातों में कितनी सर, आपको यहाँ पे 2 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे संविधान की विशेषता पता होनी चाहिए, ठीक है। संविधान की हमारी बहुत सारी विशेषताएं आप जानते हैं, हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। इसमें आप पे लचीला है, कठोर है, ये वो सो की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे इसकी 2 विशेषताएं आपको समझनी है, जो आपको शासन प्रशासन को समझने में मदद करेंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आप जानना पे, हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारा संविधान जो है संघीय व्यवस्था पर आधारित है। हमारा संविधान किस पे, यहाँ पे संघीय व्यवस्था पे आधारित है, जिसको अंग्रेजी में हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप अंग्रेजी में, इसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ये जो फेडरल सिस्टम की व्यवस्था है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, और ये संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा से प्रभावित है। आपको बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी ये संसदात्मक जो आपकी व्यवस्था है, ठीक है, एक कौन सी होती है, संघीय व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था कौन सी होती है यहाँ पे, संसदात्मक व्यवस्था, ठीक है। जो संसदात्मक व्यवस्था है ये आपकी इंग्लैंड से ली गई है। ये कहां से ली गई, आपके यहाँ पे इंग्लैंड से ली गई है। अब जरा एक बात जरा समझना पे, सर ये संघीय व्यवस्था क्या होती है, संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है, मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि शायद ये बात आपके पेपर में ना पूछे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपको ये शासन प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें क्या होता है, बीच में एक केंद्र सरकार होती है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें बीच में एक केंद्र सरकार होती है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। बीच में एक केंद्र सरकार होती है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसे बोलते हैं संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे इसको हम संघीय व्यवस्था बोलते क्या हैं, बीच में जो आपकी केंद्र सरकार होती है, चारों तरफ जो आपकी राज्य सरकार होती हैं, ये पूरा मिला करके, इस पूरे को मिला करके एक संघ बोला जाता है। इस पूरे को मिला के हम पे संघ बोलते हैं, इसको यूनियन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे
जो आपका केंद्र होता है, सेंटर होता है, इसके पास पावर ज्यादा होती है, इसको जो पावर देते हैं वो ज्यादा दी जाती है। राज्यों के पास क्या होता है, पावर कम होती है। राज्य के पास पावर क्या होती है, यहाँ पे राज्य के पास पावर कम होती है। राज्यों का जो झुकाव होता है वो केंद्र की ओर होता है। राज्यों का झुकाव कहां की ओर होता है, यहाँ पे केंद्र की ओर होता है। इसका मतलब ये है राज्यों को कुछ अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकार इसको सेंट्रल से कम दिए गए हैं। काहे के लिए, ताकि कोई राज्य ये ना बोल सके मुझे इस संघ यानी कि इस यूनियन से मुझे बाहर होना है। बात पहले बड़ी ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी आपकी जो आपकी राज्य सरकारें हैं, ठीक है, इनके अपने कुछ अधिकार जरूर हैं, बट ये संघ से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी को आपका यहाँ पे फेडरल व्यवस्था या संघीय व्यवस्था आपका कहा जाता है। ठीक हो गया, ठीक है, जो एक संघ के अंतर्गत काम करती है। दूसरी आप क्या होती है, आपके यहाँ पे होती है संसदीय व्यवस्था। देखिए संसदीय व्यवस्था क्या होती है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी व्यवस्था जिसमें दो प्रधान होते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके यहाँ पे दो प्रधान होते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं, जिसमें दो प्रधान होते हैं। एक जो प्रधान होता है जो अपनी कार्यपालिका होती है, बेसिकली मैं भी आपको आगे बताता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसमें दो प्रधान होते हैं। एक क्या होता है अपनी कार्यपालिका का, एक क्या होता है, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान, ठीक है। एक नाम मात्र का प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। अगर मैं भारत की कार्यपालिका की बात करता हूं तो इसमें हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति जो होता है आपका यहाँ पे ये नाम मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, यहाँ पे हमारा पीएम होता है। बात सभी को बल्ले बल्ले ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है, जब मैंने बोला जब किसी देश में एक नाम मात्र का प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है, ऐसी कार्यपालिका जिसमें एक नाम मात्र का प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है, इस व्यवस्था को हम संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। बात सभी को बल्ले बल्ले ठीक है। अब ये कार्यपालिका क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। जरा एक बात समझिए, आप देखिए पे, ठीक है। तो मैंने कहा पे बेसिक बात में आपको यहाँ पे दो बातें समझनी है। पहली बात क्या बोला पे, संविधान की विशेषताओं में आपका पे संसदीय संघीय व्यवस्था, दूसरी संस्थात्मक व्यवस्था, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। देखिए यहाँ पे बेसिक बात में आपको दूसरी बात आपको समझनी है, जो हमारा शासन प्रशासन है ये चलता कैसे है, जो हमारा शासन प्रशासन है ये चलता कैसे। देखिए यहाँ पे ये शासन चलता कैसे है, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे शायद आपसे ये प्रश्न, ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको ये सब समझना है। देखिए यहाँ पे शासन प्रशासन हमारा चलता कैसे है, इसके लिए चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा जो शासन है, शासन और हमारा जो प्रशासन होता है, जरा बात समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। शासन प्रशासन जो है इसके तीन अंग होते हैं, मतलब तीन अंगों से चलता है ये, ठीक है। इसकी जो पहला अंग होता है, यहाँ पे जो पहला अंग होता है उसे हम बोलते हैं विधायिका। पहले क्या होता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं विधायिका। जो पहला अंग होता है यहाँ पे उसे हम बोलते हैं विधायिका। जो दूसरा अंग होता है इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्यपालिका कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। और इसका जो तीसरा अंग होता है उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तीसरा अंग कौन सा होता है आपका पे, न्यायपालिका। जरा ध्यान रखना, देखिए सर ये विधायिका क्या करती है, ध्यान रखना, विधायिका का जो मेन काम होता है वो होता है कानून बनाने का। विधायिका कानून बनाती है, इसका काम है कानून बनाने का। बात सभी को पल्ले पड़ रही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्यपालिका का काम होता है, जो विधायिका ने एक कानून बना रखा है इस कानून को लागू करने का। कार्यपालिका क्या करती है, इस कानून को लागू करती है, ठीक हो गया, ठीक है। अब न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका काम है देखने का। न्यायपालिका क्या करती है, ये देखती है कि विधायिका ने जो कानून बना रखा है क्या ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और दूसरा कार्यपालिका ने जो ये कानून बना रखा है क्या ये कानून जो है संविधान के अकॉर्डिंग लागू हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो न्यायपालिका है इसका काम मेनली होता है इस कानून की जांच करना। बात कर ले बेटे आप यहाँ पे, इसका काम क्या होता है यहाँ पे, इस कानून की जांच करना। अब एक मोटी मोटी बात समझिए, देखिए यहाँ पे जब मैं विधायिका की बात करता हूं, हमारे देश में व्यवस्था कैसी है, संघीय व्यवस्था, अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। संघीय व्यवस्था है तो इसका मतलब जो कानून बनेंगे वो दो तरह से बनेंगे, क्योंकि संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है, और एक क्या होती है आपके यहाँ पे राज्य सरकार होती है, ठीक है। तो विधायिका भी क्या हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी, क्योंकि इसका काम कानून बनाने का है। एक केंद्र के लिए कानून बनाएगी, एक राज्य के लिए कानून बनाएगी। केंद्र के लिए जो कानून आती है उसे बोलते हैं केंद्रीय विधायिका, उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय विधायिका। और राज्य के लिए जो कानून बनाएगी उसे हम बोलते हैं राज्य कार्यपालिका, सॉरी यहाँ पे राज्य विधायिका। बात आपको पल्ले पड़े, ठीक है। देखिए पे अब देखिए केंद्र के लिए जो कानून बनाती है
कानून कौन बनाती है केंद्र के लिए? केंद्र के लिए कानून भैया संसद बनाती है। इसका मतलब जो केंद्रीय विधायिका है उसमें क्या पढ़ना होता है भैया? संसद को पढ़ना होता है, ठीक है। वैसी राज्य विधायिका में जो राज्य के लिए कानून आती है उसमें हम राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। राज्य का कौन कौन पे विधानमंडल बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि राज्य विधायक के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है? यहाँ पे विधान, यहाँ पे आपको यहाँ पे विधानमंडल आपको पढ़ना होता है। बात आपको बिल्कुल है। अब देखो ये बात तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसद जो होता है, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद, अगर आपको संसद पढ़ना होगा तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पे इसमें 2 सदन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आपकी होती है लोकसभा, एक आपके यहाँ पे राज्यसभा होती है, ठीक है। और अगर मुझे विधानमंडल पढ़ना है तो भैया विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है आपके, एक आपके यहाँ पे, एक आपकी होती है यहाँ पे विधानसभा, एक आपके यहाँ पे विधानसभा होती है और एक होती है आपकी विधान परिषद। ये हमको पता है, बात पहले बेटे, ठीक है। ध्यान रखना संसद और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपसे को पूछेगा संसद के कितने सदन हैं, आप बताओगे 2 सदन हैं, लेकिन संसद के अंग कितने हैं सर? 3 अंग हैं। तो तीसरा अंग कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो तीसरा अंग सर कौन सा होता है? तीसरा अंग आपका होता है यहाँ पे राज्यपाल। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है, समझना, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब मुझे अभी यहाँ पे मुझे केंद्रीय विधायिका तो पढ़नी नहीं है, मुझे ये तो पढ़ना नहीं है ना, मुझे ये थोड़ी ना पढ़ना है अभी यहाँ पे, मैं ये थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ यहाँ पे? मैं पढ़ रहा हूँ उत्तराखंड की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, मैं राज्य का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो भैया मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है? मुझे मेनली जब मैं विधायिका की बात करता हूं तो मुझे पढ़ना है विधानमंडल। बात पहले बढ़ रही है। और विधानमंडल में भी उत्तराखंड वालों का दर्द तो और कम है, इसमें भी हमको केवल विधानसभा पढ़नी है, विधान परिषद तो यहाँ पे है ही नहीं। बात सबको पहले बढ़ रही है, विधान परिषद यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो विधायिका के अंदर मुझे क्या पढ़ना है? बेसिकली यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या पढ़ना है? विधानमंडल पढ़ना है, यानी कि विधानसभा पढ़नी है, ठीक। अब देखिए दूसरी होती है आपके यहाँ पे कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का काम करती है। अब जरा बात समझ लेना, देखिए यहाँ पे जब कानून को मैं लागू करने की बात करता हूं तो इस कार्यपालिका में एक ही काम थोड़ा ना, इसका एक ही काम थोड़ा ना पे कानून लागू करने का, और भी इसके काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ने, इसमें आपको 4 आइटम पढ़ने होते हैं। इसमें क्या पढ़ने आपका 4 आइटम पढ़ने, ठीक है। कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है, देखिए यहाँ पे कार्यपालिका का सबसे प्रमुख जो होता है, कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है आपका यहाँ पे राज्यपाल, ठीक है। एक बात देखिए ध्यान समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे ही विधायिका में आपकी केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका होती है, वैसे ही कार्यपालिका में भी 2 होते हैं, ठीक है। क्योंकि सिस्टम कैसा है? फेडरल सिस्टम है। तो कार्यपालिका भी कितनी कैसी होगी यहाँ पे? अपनी 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी भैया केंद्रीय कार्यपालिका और एक कौन सी होगी हमारी यहाँ पे? राज्य कार्यपालिका, ठीक है। केंद्रीय जो कार्यपालिका होगी, देखिए यहाँ पे एक बात समझ ली यहाँ पे, हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया है, अगर आपको करना हो तो पीछे बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय विधायिका जो होती है इसमें आपको 5 आइटम पढ़ने होते हैं, ठीक है। केंद्रीय जो विधायिका नहीं, कार्यपालिका, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका काम क्या है इसका? पे कानून को लागू करना, यानी जब केंद्रीय, देखिए यहाँ पे जब आपका यहाँ पे केंद्रीय विधायिका कोई कानून आएगी तो उसको केंद्रीय कार्यपालिका ही तो लागू करेगी, ठीक है। तो केंद्रीय कार्यपालिका में 5 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर इसमें होता है राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन सा हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे इसमें दूसरा होता है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के नीचे अब तीसरा होता है, उसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के नीचे एक प्रधानमंत्री की परिषद होती है, प्रधानमंत्री की परिषद होती है, मतलब प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कुछ लोगों का एक झुंड होता है, उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। उसे क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद कहा जाता है, ठीक है। और 5वीं जो होती है, जिसे हम 5 बोलते हैं, देखिए जो ये मंत्री परिषद होती है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। शायद आपको रेड पेन से थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन ले लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, और मैंने अभी आपको बताया था मंत्री कौन है? जो शासन का हिस्सा है, जब तो और ये अधिकतर क्या होता है? कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इनमें से ऐसा ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि कोई कानून का कोई विशेष जानकार हो, इसलिए प्रधानमंत्री जो इस केंद्रीय कार्यपालिका का मेन आदमी है, प्रधानमंत्री को क्या होता है? इसकी सहायता के लिए एक कानूनी जानकार अलग से दिया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। जिसे क्या बोलते हैं? महान्याय, ठीक है, महान्यायवादी इसे कहा जाता है, ठीक है।
अटॉर्नी जनरल कहते हैं हम इसको हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम अगर देखिए यहाँ पे अगर विधायिका में राज्य विधायिका अगर कोई कानून बनाएगी, यानी कि विधानमंडल कोई कानून बनाएगा, तो भैया इसको लागू कौन करेगी? राज्य कार्यपालिका लागू करेगी। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए यहाँ पे, तो राज्य जो कार्यपालिका होती है इसमें केंद्रीय कार्यपालिका में कितने अंग होते हैं? यहाँ पे 5 अंग होते हैं, आपको पढ़ने होते हैं। राज्य कार्यपालिका में आपको यहाँ पे 4 अंग पढ़ने होते हैं, ठीक है। 4 अंग यहाँ पे आपको कौन कौन से पढ़ने, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर इसमें होता है आपका यहाँ पे राज्यपाल, सबसे ऊपर कौन है? यहाँ पे राज्यपाल। जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता है वैसे यहाँ राज्यपाल होता है, ठीक है। दूसरा, ये देखो राष्ट्रपति की सहायता के लिए उपराष्ट्रपति दिया होता है, लेकिन राज्य जो कार्यपालिका होती है इसमें उपराज्यपाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको दूसरा आपको सीधे पढ़ना होता है यहाँ पे क्या, ठीक है। राज्यपाल के नीचे आपके यहाँ पे सीधे मुख्यमंत्री होता है, जिसे हम सीएम बोलते हैं। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होता है आपके यहाँ पे, ठीक है। सीएम की सहायता, जैसे यहाँ पे पीएम होता है, यहाँ सीएम होता है। जो सीएम है, सीएम की सहायता के लिए इसको भी एक मंत्रियों का एक झुंड दिया जाता है, उसको यहां भी मंत्री परिषद ही कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे मंत्री परिषद आपको पढ़नी होती है, मंत्री परिषद, बात बढ़ी है। और मंत्री परिषद के नीचे देखिए यहाँ पे इस मुख्यमंत्री को भी एक कानूनी जानकार दिया जाता है, जिसे बोलते हैं महाधिवक्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता जिसे कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। बात सभी को बल्ले बड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखिए जब मैं न्यायपालिका की बात करता हूं, न्यायपालिका का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बेसिकली वैसे होती क्या है, न्यायपालिका की आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी केंद्रीय न्यायपालिका, जब फेडरल सिस्टम है तो केंद्रीय न्यायपालिका होती है। एक आपके यहाँ पे होती है केंद्रीय न्यायपालिका, ठीक है। एक आपके यहाँ पे होती है केंद्रीय न्यायपालिका और दूसरी आपके यहाँ पे होती है राज्य न्यायपालिका, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक होगा, ठीक है। लेकिन जो न्यायपालिका की व्यवस्था है थोड़ी सी अलग तरह की व्यवस्था होती है। इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे केंद्रीय लेवल पे सबसे ऊपर जो होता है, इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर इसमें होती है सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय लेवल पे इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। राज्य लेवल पे इसमें यहाँ पे 2 होते हैं, राज्य लेवल पे यहाँ पे 2 न्यायपालिका होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका एक होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे राज्य में ही आपका एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात सभी को पल्ले पड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब उत्तराखंड का जो आपको शासन प्रशासन पढ़ना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए केंद्र का मुझे भी कुछ नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र का कुछ नहीं पढ़ना। देखिए पे मुझे क्या पढ़ना है, एक तो मुझे पढ़ना है विधायिका, विधायिका के अंदर मुझे पढ़नी है राज्य विधायिका। विधायक क्या काम करती है? कानून बनाने का, यानी कि मुझे पढ़ना है बेसिकली यहाँ पे विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल की हमारे 2 अंग हो गए, ठीक है। एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद। तो भैया हमारे यहाँ पे परिषद तो है नहीं, मुझे केवल क्या पढ़नी? विधानसभा, ठीक हो गया, ठीक है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पे दूसरी हमको यहाँ पढ़नी कार्यपालिका। कार्यपालिका में 2 हिस्से हैं, एक केंद्रीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका है। लेकिन फिर से केंद्रीय कार्यपालिका हमको नहीं पढ़नी है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम तो अपने उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हमको केवल राज्य कार्यपालिका पढ़नी है। और राज्य कार्यपालिका मतलब मुझे क्या पढ़ना है? मुझे भैया राज्यपाल पढ़ना है, मुझे मुख्यमंत्री पढ़ना है, मुझे यहाँ पे मंत्रिपरिषद पढ़ना है, और मुझे यहाँ पे महान्यायिका पढ़ना है, ठीक होगा, ठीक है। ध्यान रखना, बातें केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएंगी जो आपके पेपर में पूछी जाती है, अनावश्यक इधर उधर की फालतू बातें यहाँ पे कुछ भी नहीं करी जाएंगी, ठीक है। समझिए, देखिए यहाँ पे तीसरी आपके यहाँ पे न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका में देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। न्यायपालिका के अंदर आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात सभी को पल्ले पड़े, ठीक है। तो ये ए आपका रहेगा, और इसके आपके मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर आपके बनेंगे। कितने आपके यहाँ पे, यानी कि जो आपका उत्तराखंड का अध्याय 2 है, इसके आपके 2 या 3 पार्ट आपके बनेंगे, और 3 पार्टों में आपका जो एक चैप्टर आपका यहाँ पे, एक अध्याय आपका पे ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड का चाहे कोई सा भी आपका पेपर बनेगा, इस चैप्टर से आपको कम से कम 1 या मैक्सिमम आपको 2 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। 2 प्रश्न तक, या कभी कभी तो 3 प्रश्न तक भी। आप तो देखिए सिलेबस में पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस में 45 नंबर के उत्तराखंड डाल दिए, बताइए 25 नंबर की आपकी हिंदी डाल दी, तभी जा करके मैंने ये शुरू किया है, ठीक है, ताकि आपका जो लगभग 70 नंबर का आपका जो बन रहा है, ये 70 नंबर का, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म आप कर पाओ, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करा दूंगा, थोड़ा सा विश्वास आप मुझ पर बनाए रखना, ठीक है। बाकी मुझे आपके ऊपर विश्वास है। देखिए समझिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बोला यहाँ पे बेसिक बातों में, दोनों बात आप समझ गए यहाँ पे, दोनों समझ जाते हैं। एक यहाँ पे संविधान की विशेषता, दूसरा हमारा शासन प्रशासन जो है वो कैसे चलता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो भैया मुझे शासन प्रशासन चलने के लिए बेटा कितने अंग हैं? 3 अंग। पहला कौन सा यहाँ पे? विधायिका। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले विधायिका की बात करनी है, पहले अंग की,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप विधायिका में हमको बेसिकली क्या पढ़ना पे, विधायिका क्या करती है, कानून आती है, और राज्य के अंदर कानून कौन बनाता है, मैंने बताया पे विधानमंडल बनाता है। राज्य के अंदर कानून कौन बनाता है, पे विधानमंडल बनाता है, ठीक है। देखिए जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल जो है इसका डिस्कशन आपका आर्टिकल 168 में है। इसका डिस्कशन कहां पे आपका पे, इसका डिस्कशन आपका यहाँ पे 168 में है। चलिए तो बेसिक बात हमने यहाँ पे समझ ली है। अब देखिए यहाँ पे तो मैं क्या उठाऊंगा, अब यहाँ पे पहला हिस्सा उठाऊंगा, ठीक है। जो अपने यहाँ पे हमारा शासन कैसे चलता है, इसके 3 अंग है। पहले क्या है, विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। तो पहला अंग उठाता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे विधायिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, और राज्य के अंदर कानून कौन बनाता है, बेसिकली यहाँ पे विधानमंडल बनाता है। जो ये विधानमंडल है इसका डिस्कशन आपका यहाँ पे आर्टिकल 168 में दे रखा है। इसका डिस्कशन कहां पे दे रखा है, पे आर्टिकल 168 में दे रखा है। एक बात आप यहां पे ध्यान रखना, पे देखें मैंने आपको अभी बताया था जो आपकी विधानमंडल होती है, ठीक है, जो आपकी विधानमंडल है बेसिकली इसमें जो आपके इसमें सदन कितने होते हैं, 2। पहला कौन सा होता है, विधानसभा, दूसरी क्या होती है, विधान परिषद। लेकिन अंग कितने होते हैं, 3। पहला विधानसभा, विधान परिषद, तीसरा राज्यपाल। ध्यान रखना पे विधानमंडल का प्रमुख आपका राज्यपाल ही होता है, क्योंकि विधानमंडल का काम क्या है, कानून बनाने का। बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के कोई भी कानून राज्य के अंदर बनता ही नहीं है। बात सभी को बल्ले ठीक है। तो भैया ये आदमी कौन है यहाँ पे, विधानमंडल का सबसे मेन आदमी। क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, सॉरी कितने हमारे, ठीक है, कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक क्या होती है आपके यहाँ पे विधानसभा, दूसरी क्या होती है विधान परिषद। विधान परिषद में भी हमको कोई ध्यान नहीं देना है अपने उत्तराखंड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यहां पे मुझे कोई ध्यान नहीं देना, ये अपने यहाँ पे है ही नहीं, ठीक होगा, ठीक है। हमको कहां फोकस करना है, केवल विधानसभा में। ध्यान रखना पे विधानमंडल आपका आर्टिकल 168 में है, विधान परिषद जो है आपके यहाँ पे ये आपकी 169 में है, और विधानसभा आपकी 170 में, 170 में है। क्लियर, ठीक है। इसको याद करने के लिए बहुत आसान है। देखिए अपने उत्तराखंड की जो विधानसभा उसमें 70 ही सीटें हैं, तो भैया उसके आगे 1 लगा देना, तो 170 जो है वो विधानसभा, ठीक है। इससे 1 कम विधान परिषद, इसकी 1 कम कहां पे, विधानमंडल। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए पे अब मैं जब विधानसभा की बात करता हूं, यहां से आपसे क्या क्या पूछता है। पहली बात, विधानसभा आपका यहां पे निम्न सदन होता है, ये क्या आपका पे निम्न सदन होता है। दूसरा ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब क्या होता है, जिसको भंग किया जा सकता है, राज्यपाल इसको भंग कर सकता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अस्थायी सदन होता है। तीसरा आपकी क्या होता है, ये आपका जनता का सदन है। तीसरा कौन सा सदन आपका भी, ये जनता का सदन है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा एक बात आप यहां पे और समझ देखा पे विधानसभा की बात करता हूं, तो विधानसभा अपनी उत्तराखंड की जो विधानसभा है इसमें भैया क्या होते हैं, इसमें अपना विधान परिषद तो है नहीं, विधान परिषद तो है नहीं यहाँ पे, तो अपनी जो विधानमंडल है इसमें केवल 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक क्या होता है यहाँ पे, विधानसभा होती है, दूसरा अपना होता है राज्यपाल। क्लियर हो गया, ठीक है। अपना एक क्या होता है यहाँ पे, अपनी जो विधानमंडल है, ठीक है, वो अपनी एक सदनात्मक है। उसमें एक तो क्या आपका यहाँ पे एक ही सदन है, उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, उसमें केवल एक सदन है विधानसभा। लेकिन अंग कितने हैं, अंग 2 हैं। देखिए अपनी विधानमंडल के कितने अंग हैं, 2 अंग हैं। पहला अंग कौन सा है, विधानसभा, और दूसरा अंग कौन सा अपने यहाँ पे, राज्यपाल। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। अपनी विधानमंडल के सदन कितने हैं, 1 है, लेकिन अंग कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 3 अंग इसलिए नहीं क्योंकि विधान परिषद अपने इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए राज्यपाल की बात तो मैं अपनी कार्यपालिका में करूंगा, यहां इसका ज्यादा काम नहीं है। जो अपना कार्यपालिका सबसे मेन आदमी यही है, वहां बात करेंगे। यहां बात करते हैं यहाँ पे केवल किसी यहाँ पे विधानसभा की। विधानसभा की जब मैं बात करता हूं, अब आप इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे जब मैं विधानसभा की बात करता हूं, आपको यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे आर्टिकल याद रखने हैं। क्या करने हैं आपको यहाँ पे, 3 आपको यहाँ पे आर्टिकल याद रखने हैं। क्या करें यहाँ पे, आपको एक तो आर्टिकल 70 याद रखना है आपको यहाँ पे, आर्टिकल 170, ठीक है। आर्टिकल आपका 170 याद रखना है। दूसरा आपका यहाँ पे 173 याद रखना है, 173। तीसरा आपका यहाँ पे 168। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है, पहली चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 170 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 170 में आपकी 2 बातें दे रखी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है। आर्टिकल 170 में आपके यहाँ पे 2 बात दे रखी है। पहली बात, इसने बोल रखा है कि जो विधानसभा होगी, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। कैसे चुनाव होगा, यहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पे आपका यहाँ पे चुनाव होगा, ठीक होगा, ठीक है। वयस्क मताधिकार सर क्या होता है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग वोट डालते हैं उसे बोलते हैं वयस्क अधिकार, ठीक होगा, ठीक है, वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा ये बोल रहा है
आर्टिकल 170 में यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है सदस्य संख्या। सेकेंड बार क्या लिखी हुई है यहाँ पे? सदस्य संख्या। मतलब जो अपनी विधानसभा होगी इसमें कितने सदस्य अपने हो सकते हैं। ध्यान रखना पे इसमें जो सदस्य हैं विधानसभा के अंदर अधिकतम आपके यहाँ पे 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं यहाँ पे? आपके यहाँ पे 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम आपके जो मेंबर हो सकते हैं वो आपके 60 हो सकते हैं। ठीक होगा, ठीक है। किसी भी विधानसभा की बात कर रहा हूं, पूरे देश में जितनी भी अपनी विधानसभाएं हैं, ठीक है, पूरे देश में कहीं भी कोई विधानसभा है मैक्सिमम मैक्सिमम आपके यहाँ पे 500 हो सकते हैं और न्यूनतम आपके यहाँ पे 60 हो सकते हैं। अधिकतम की बात करते हो तो 500 कहीं भी नहीं है, सर्वाधिक यूपी में है 403। ठीक है। अब लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? 60। उत्तराखंड में कितने हैं? 70। तो हम तो न्यूनतम से ऊपर हैं, कोई दिक्कत हो जाती है। लेकिन अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य हैं, अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से नीचे है। आपसे पूछता है, ध्यान रखना। पहला कौन सा यहाँ पे? पहला है गोवा। गोवा में 40 आपके सदस्य हैं विधानसभा के। कितने यहाँ पे? 40 मेंबर है। ठीक है। दूसरा कौन सा यहाँ पे? आपका मिजोरम। मिजोरम में भी आपके 40 मेंबर है। ठीक है। तीसरा आपके यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम में आपके 36 मेंबर हैं। ठीक है। होने कितने चाहिए? 60, लेकिन है कितने? 36। चौथा आपका यहाँ पे आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी विशेष तौर पे याद रखना यहाँ पे, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा राज्य है, मतलब एकमात्र ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां पे विधानसभा की संख्या यहाँ पे 60 से कम यानी कि 30 है। ध्यान रखना पे अपने जो विधानसभा के अपने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने 8 प्रदेश हैं, 8 में से केवल 2 ऐसे हैं जिसमें आपके यहाँ पे यह है विधानसभा है। एक अपनी दिल्ली है, दूसरी अपनी कौन है? पुदुचेरी है। दिल्ली के अंदर तो 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पुदुचेरी में कितनी यहाँ पे? अपवाद के तौर पर यहाँ पे 3 है, 30 है। ठीक होगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका यहाँ पे आर्टिकल 173 याद रखना है। यहां क्या रखना पे? 2 आर्टिकल, क्या? सदस्य, दूसरा यहाँ पे क्या? सदस्यों की संख्या। ठीक है। आर्टिकल 173 में क्या देखा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे योग्यता दे रखी है। जो विधानसभा का सदस्य बनेगा उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। 3 योग्यता आपको ध्यान रखनी है। 3 में से बेसिकली आपके 2 ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो फालतू है। क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भैया भारत का नागरिक हो जमीन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। दूसरा, उसकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? उसकी एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। एज कितनी यहाँ पे? 25 साल वो पूरी कर चुका हो। एक दिन भी कम होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पे वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। सर ये लाभ का पद क्या होता है? सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लाभ का पद मतलब आप समझ लो, आप यहाँ पे सरकारी नौकरी पे वो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए तीसरा आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखना आपने, आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में देखिए यहाँ पे क्या है, यहां इन्होंने बोल रखा है जो विधानसभा के सदस्य होंगे, जो विधानसभा, जैसे अपने आगे 70 सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों में से ही 70 में 70 जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक आपका अध्यक्ष चुनाएगा, एक आपका उपाध्यक्ष चुनाएगा। एक क्या होगा यहाँ पे? आपका अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अध्यक्ष के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखनी है। पहले क्या? देखिए यहाँ पे जो विधानसभा है, ठीक है, जो विधानसभा है, विधानसभा को भंग अगर विधानसभा हो जाती है, विधानसभा अगर आपकी भंग हो जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद पे जब तक नई विधानसभा नहीं बनती है और उसकी पहली बैठक जब तक नहीं होती है, बैठक को पॉलिटिकल की भाषा में बोलते हैं सत्र, जब तक उसका पहला सत्र नहीं बैठता है तब तक ये जो अध्यक्ष है ये अपने अध्यक्ष पद पे बना रहेगा। पहली बात आपको बात पहले बढ़ रही है, यहां से ध्यान रखना पे 4-5 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। विधानसभा अगर आपकी भंग हो जाती है तब भी विधानसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है वो बना रहता है। कब तक? जब तक नई विधानसभा आपकी नहीं बनती है और नई विधानसभा की पहली बैठक जब तक नहीं होती है तब तक ये अपने पद पे बना रहता है। पहली बात। दूसरा यहाँ पे नॉर्मली जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर इसको अपना पद छोड़ना है, इसकी तबियत खराब हो गई है, लड़की की शादी है, पेट में दर्द है, ऐसा कुछ भी अगर अपना पद छोड़ना है तो भैया ये अपना जो त्यागपत्र है ये उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक हो? ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन, विधानसभा का सदस्य अगर ना रहे, अगर किसी परिस्थिति में जो अपना विधानसभा का अध्यक्ष है ये विधानसभा का अगर सदस्य नहीं रहेगा तो इसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक बात सिंपल समझ में, देखिए जब सदस्य होगा तभी अध्यक्ष होगा। अब सदस्यता ही इसकी निरस्त हो गई किसी कारणवश तो भैया अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी बात, देखिए जो विधानसभा के तत्कालीन सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के तत्कालीन सदस्य हैं वो भी विधानसभा के अंदर इसके खिलाफ जो विधानसभा का सदस्य है मतलब अध्यक्ष है
इसके खिलाफ बहुमत ला करके, ठीक है, बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके, बहुमत मतलब 2/3, ठीक है, बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके भी इनको अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब तत्कालीन अपने जो सदस्य, मैंने मान लिया जैसे अपने आप में 70 सदस्य हैं, ठीक है, अगर वहां पे हम हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनके खिलाफ हम प्रस्ताव लेकर के गए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सर अब हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है, पहले ठीक काम कर रहे थे, अब ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, सुबह 10 बजे आना होता है, ये 12 बजे आते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जब हमें लाना होता है और भैया सब लोग बोल रहे हैं हाँ भैया ये 12 ही बजे आते हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन बहुत सिंपल है, विधानसभा के 70 लोग हैं वो क्या करेंगे, 2/3 मतों से उसको पास कर देंगे। क्लियर हो गया। अगर विधानसभा के 2/3 मतों से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो भैया ध्यान रखना तब भी इनको अपने पद से हटना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अगर इनके खिलाफ जो प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव, उससे पहले इनको 14 दिन पहले इनको बताना पड़ता है कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, ठीक है। अब जब किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो नॉर्मली वो पास ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 14 दिन पहले बताते हैं तो भैया जो राज्यपाल जो अपना अध्यक्ष होता है वो खुद ही इस्तीफा दे देता है, ठीक है, और इतनी बेइज्जती कौन झेलेगा, तो वो खुद ही इस्तीफा दे देता है, तो मामला पहले सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, और यहाँ पे क्या, अगर जो अध्यक्ष है इसके खिलाफ अगर प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए भैया मीटिंग करनी पड़ेगी ना, पास कराना 2/3 बहुत मतों से, उस मीटिंग की अध्यक्षता ये आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उस मीटिंग की अध्यक्षता ये नहीं कर सकता है। नॉर्मली यही क्या करता है, जो विधानसभा की जो सत्र होते हैं उनका क्या करता है, ये बैठक, ठीक है, उन बैठकों की अध्यक्षता यही करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता यही करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे अगर आपको समझना है पे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता ये आदमी, जब यहाँ पे इसी के खिलाफ इसी के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता ये आदमी नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रखना उस मीटिंग में भाग लेने का इसको अधिकार है, उस मीटिंग में इसको भाग लेने का अधिकार है और इसको मत देने का भी वहां पे अधिकार है। बात सबको पहले यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 आर्टिकल आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें आपको इसके बारे में आपको और पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जल्दी, चलिए अब देखिए इसमें आपसे यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपसे यहाँ पे और पूछ जाते हैं। पहली बात, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य बेसिकली जो विधायक होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना पे, विधानसभा के सदस्यों को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है, कौन यहाँ पे, राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल इनको शपथ दिलाएगा, राज्यपाल इनको शपथ अनुसूची जो 3 आपकी है, शेड्यूल 3 है, उसके अकॉर्डिंग इनको शपथ दिलाता है। सर अनुसूची 3 क्या होती है, देखिए अपनी जो अनुसूचियां हैं, अपनी टोटल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसमें अपनी यहाँ पे बाद में 4 और जुड़ी, अपनी आप टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो अनुसूचियां हैं, उनमें जो तीसरी अनुसूची है, इसमें जो विभिन्न अपने यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनकी इसमें शपथ का वर्णन दे रखा है। तो भैया जो विधायक हैं वो भी सब पदाधिकारी हैं, तो उनकी शपथ का वर्णन भी इसी में है, इसलिए राज्यपाल अनुसूची 3 के तहत, आर्टिकल नहीं, अनुसूची 3 के तहत क्या करता है, इनको यहाँ पे शपथ दिलाता है। दूसरे दिए आप एक पूछता है, जो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। अभी मैंने जिसकी बात करती हूँ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करती है, ये क्या है, विधानसभा के सदस्य यानी कि जो 70 लोग हैं, एक तो अध्यक्ष बन गया, तो बाकी जो लोग हैं उनका कार्यकाल क्या, देखिए पे, हालांकि वो भी सदस्य भी है, जो विधानसभा का सदस्य होता है वही अध्यक्ष बनता है, वो सदस्य भी है। देखिए पे विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका यहाँ पे 5 वर्ष का होता है, कितना होता है यहाँ पे, 5 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखना, लेकिन जो अपनी विधानसभा होती है, जो अपनी विधानसभा है, अगर आपातकाल लग गया, अगर आपका आपातकाल लग गया है, ठीक है, तो विधानसभा का जो कार्यकाल है, देखिए एक बात समझिए, जब विधानसभा की सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है तो विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये कार्यकाल आपको किसका पे, विधानसभा का कार्यकाल भी आपको कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपातकाल लग गया तो विधानसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल खत्म हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा दो, फिर भी खत्म नहीं हुआ फिर 1 साल के लिए बढ़ा दो। इस तरह से आपातकाल जब तक रहेगा तब तक इसको अनियंत्रित काल टाइम तक इसको 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, जैसे ही आपातकाल यहाँ पे खत्म होगा, उसके 6 महीने के भीतर यहाँ पे चुनाव होने आवश्यक है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक बात और समझिए, यहाँ पे जो अपनी विधानसभा होती है, विधानसभा क्या अपने यहाँ पे अस्थायी सदन है, विधानसभा के हैं अस्थायी सदन है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको विघटित किया जा सकता है। तो भैया देखना पे 5 वर्ष से पूर्व भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। इसका कार्यकाल विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए
कौन सा विघटित करेगा, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल तो भैया नाम मात्र का होता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, संसदीय व्यवस्था है, राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का। वास्तविक कौन है यहाँ पे, सीएम। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल इसको विघटित करता है, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा, सीएम की सलाह पर करेगा। किसके यहाँ पे, सीएम की सलाह पर यहाँ पे विघटित करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मतलब सरकार अपना बहुमत खो देती है। जैसे अब यहाँ पे 2016 में हरीश रावत जी की सरकार में हुआ था, तो सरकार जब अपना बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में भी आपकी जो विधानसभा है वो विघटित हो जाती है। बात पल्ले पड़े, ठीक है। चलिए एक आखिरी बात आपसे, जो क्वेश्चन आपसे विधानसभा से पूछता है वो ये बैठक। ध्यान रखना पे विधानसभा के साल में 2 बैठक होनी आवश्यक है, साल में यहाँ पे 2 बैठक होनी आवश्यक है। लेकिन साल में जो 2 बैठक होंगी उसकी एक कंडीशन होती है। उसकी एक कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, इसमें एक होती है गणपूर्ति संख्या, इसे बोलते हैं कोरम व्यवस्था। अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति संख्या। सर ये क्या होती है, अगर जो बैठक हो रही है, जो आपकी बैठक हो रही है, ठीक है, उस बैठक में जितने टोटल मेंबर हैं, अगर मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे टोटल 100 मेंबर हैं, तो इसका 1/10 से कितना हुआ, 10वां भाग, मतलब जितने भी लोग हैं उसका 10वां भाग। अगर 100 लोग हैं तो इसका 10वां भाग कितना हुआ, 10 हुआ। अगर 200 लोग हैं तो इसका 10वां भाग कितना हुआ यहाँ पे, इसका 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 10वां भाग बोलो चाहे 10% बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो कोरम व्यवस्था में क्या होगा, जो बैठक होगी उसमें, उस बैठक में जितने टोटल मेंबर है उसका कम से कम 1/10 सदस्य जो है वो मौजूद होने चाहिए। इसी को बोलते हैं कोरम व्यवस्था। अगर 1/10 यानी कि अगर 100 लोग हैं तो जैसे अपने यहाँ पे उत्तराखंड में 70 लोग हैं तो उसका, ठीक है, 1/10 भाग कितना हो गया, 7 हो गया। अगर 7 लोग से कम है तो उत्तराखंड की कोरम व्यवस्था कितनी होगी, 7। उत्तराखंड की कोरम व्यवस्था कितनी है, 7। अगर 7 लोग से कम है तो बैठक नहीं मानी जाएगी, 7 लोग से ऊपर होनी चाहिए। तो 7 यहाँ पे क्या होगी, कोरम व्यवस्था। बेसिकली कितनी होती है आप, ये 1/10 यानी कि 10वां भाग होती है। क्लियर है। तो ये रहा आपका यहाँ पे विधानसभा, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विधानसभा में कुछ और ही बातें हैं, बाकी फिर इसके बारे में जो बची हुई बातें हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे, उसके बाद जाकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मैंने आपसे पहले ही बोला है। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सीरीज जो है आगे किस तरह से चलेगी। ठीक है, चलिए बने रहिए, साथ बना रहना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।